हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय क्लास 6 ज्योग्राफी भूगोल एनसीईआरटी के लास्ट अध्याय हमारा देश भारत को आज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह एनसीईआरटी 6 भूगोल की जो बुक है आज समाप्त होने के साथ ही कल क्लास 7 के भूगोल की शुरुआत होगी। मैं बताना चाहूँगा कि ये एनसीईआरटी बुक किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए काफ़ी उपयोगी एवं हेल्पफुल होती है, क्योंकि प्रश्नों की जो तैयारी है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की वह यहीं से होती है। तो इस नज़र किताब का जो अध्ययन है, जो कथन कारण से अधिकतर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिना किताब के अध्ययन को इसको पकड़ पाना बनाना मुश्किल है। इसलिए गहराई से अध्ययन के लिए किताब का अध्ययन आवश्यक है। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे, आप जब कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो किताब का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज का लेसन हमारा है हमारा देश भारत। शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यह इस तरह से भारत की ये चौहद्दी है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यहाँ एक शब्द आया है भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? तो प्रायद्वीप का अर्थ होता है, देखिए, स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। यह कैसे घिरा है? तो आप देखेंगे भारत के मैप में, आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है भारत का, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये जो क्षेत्र है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, ये तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। ये देखिएगा कितना है, 32.8 लाख VVI। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर है। माने उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2900 VVI। एक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब चलिए, अब देखते हैं भारत की स्थिति अक्षांशों पर। भारत की स्थिति क्या है अक्षांश और देशांतर पर? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। आप देखे होंगे ग्लोब पर आप देखे हैं तो भारत ये कर्क रेखा है और यहीं ये गुजरात का जो पट्टी है, यहीं से ये भारत इस तरह से, भारत देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, ये भारत जो है कहाँ है? ये देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ है, थोड़ा मैप बना हो गया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर
उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए नीचे विषुवत रेखा नहीं, ये कर्क रेखा है, ऐसे ये गोला को बड़ा होना चाहिए, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, तो ये हमारा कर्क रेखा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और जो है स्थिति इसकी कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। कितनी अक्षांशों के बीच, तो 8 से, ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। हम आगे आपको बताएंगे अभी और अच्छे से, थोड़ा आप इस अंक को ध्यान रखिएगा। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। कितना होगा, 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 से 1/2 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। मैं आपको अगले हम इसी क्लास 6 के एनसीईआरटी भूगोल के लेसन 2 में अक्षांश और देशांतर को मैं अच्छे तरह से पढ़ा चुका हूँ। आप चाहें तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, आप ये देख लीजिए एक छोटा तथ्य, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, तो कनाडा में 6 हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है, मैं बता चुका हूँ। भारत में 1 मानक समय है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए भारत के पड़ोसी देश 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत से कितने देश की सीमाएं जुड़ती हैं, तो 7 देश की। 7 देश की स्थल की बात किया जाए तो 7 देश जो है भारत की सीमाओं से जुड़ती हैं। जो चित्र 6.1 से इन देशों का नाम आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, आपको ये देखिए, ये मैप से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ये भारत का मैप है। ये देखिए, पहले इसको समझिए, ये भारत का मैप है, ठीक, ये भारत का है। तो भारत के इस मैप में यहाँ छोटी सी, जब छोटी एकदम सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, तो अफगानिस्तान की भारत से। ये पाकिस्तान हो गया, 2 हो गया देश। ये देखिए, ये चाइना है, ये रेड जो चाइना है, ये इधर से यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से ये सब चाइना है, देखिए। और यहाँ ये नेपाल देश है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये नेपाल का देखिए बॉर्डर लगता है, ठीक है। अब देखिए, ये भूटान, यहाँ से ब्लू देखिए भूटान है। तो अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5। अब देखिए, ये देखिए, ये भारत का, ये म्यांमार का क्षेत्र, ये म्यांमार है, ये देखिए म्यांमार है। और ये देखिए बांग्लादेश है। यही 7 देश हैं, ये ब्लू वाला आप अंदर में देखिए बांग्लादेश, ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो यही 7 देश जो है भारत के सीमाओं से लगे हैं, आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान जो है उत्तर से लगा हुआ है, पाकिस्तान जो है वह उत्तर और पश्चिम से लगा है, चीन उत्तर की ओर है, जबकि म्यांमार पूर्व से है, और बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर नीचे दक्षिण से है। भूटान भी उत्तर से, नेपाल उत्तर से, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, आप इसको समझ चुके होंगे। इसके देखिए बंगाल की खाड़ी, जो इसके 3 ओर से ये बंगाल खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये देखिए हिंद महासागर। अब आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में ये देखिए ये छोटे छोटे, ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये है भारत का, ये जल बंगाल की खाड़ी में है जो कि भारत का ही क्षेत्र होता है। और ये देखिए ये लक्षद्वीप अरब सागर में है, ये मालदीप यहाँ है, मालदीप को देखिए, मालदीप यहाँ है, ये अरब सागर में मालदीप, ये श्रीलंका का है, ये जो पाक जलडम मरुमध्य से अलग होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब देखिए ये भारत की राजनीतिक स्थिति, ये जो है भारत के राजनीतिक स्थिति, ये देखिए ये लद्दाख ले, ये आपका है लद्दाख ले, देख रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सभी राज्यों को, ये चीन है, ये दर्शाया गया है, ये नेपाल का क्षेत्र है, ये सिक्किम, ये गंगटोक भूटान, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये राज्य हैं, ये राज्यों को ध्यान रखिए। आप इन राज्यों से पूछता है कि कौन सा राज्य, देखिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से ये सटा हुआ है, कौन कौन राज्य आप इसको समझ सकते हैं। ये भूटान से सटा, ये देख सकते हैं, ये नेपाल से देख सकते हैं, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये देख रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम ऊपर एकदम रेड में, और ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम इसका अध्ययन कराते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो डायरेक्ट स्थलीय सीमा से नहीं लेकिन समुद्री सीमा से जुड़ी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है, पाक जल संधि। तो दक्षिण में समुद्र के स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितना, ध्यान रखिएगा, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए यहीं आपको बता रहे थे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये नदियों का उद्गम है, ये विस्तृत इसका अध्ययन करिए, एटलस के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए बांटा गया है, आगे पढ़ लेते हैं बाकी। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो ये पूछता है कि राज्यों का जो निर्माण हुआ है वह किस आधार पर मुख्य रूप से हुआ है? तो भाषाओं के आधार पर हुआ है। चलिए अब हम धीरे धीरे समझते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर जो होता है हिमालय का क्षेत्र उसे बृहत हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी तो पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। यह कहाँ है? यह बृहत हिमालय में है या हिमाद्री में है। मध्य हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमालय जो मुख्य रूप से बृहत हिमालय के बाद हिमालय आता है या मध्य हिमालय, यह हिमाद्री के दक्षिण में यानी उसके नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जहाँ यह स्थित है, 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो सबसे हो गया बृहत या हिमाद्री, बीच में हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक के हिमालय के श्रेणियां हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का, अब यहाँ से उत्तरी नीचे, अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। तो ये प्रश्न बनता है
मान लीजिए कथन कारण में बन जाए कि ये कि जिस किसी भी नदी का नाम दे दे कि ये उनके द्वारा जलो लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है, और कारण दे दे कि इसी कारण से यह मैदान काफी उपजाऊ है, तो दोनों सही हो जाएगा। इसी तरह से कथन कारण के प्रश्न बनते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब देखिए यहाँ देख लीजिए आप, क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए एक तथ्य को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। जलोढ़ निक्षेप, तो जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, एकदम महीन पाउडर की तरह, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यही कहाँ निक्षेपित की जाती है? नदी बेसिन में। इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी क्या होता है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाए तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर दे, तो वह सहायक नदी कहलाती है। एक नदी दूसरे में जो मिल जाए, जिसमें मिलती है जिस नदी में, उस नदी की वह सहायक नदी होती है। जैसे गंगा की यमुना है, ये सब जो है सहायक नदी हैं। अब ये देखिए, क्या आप जानते हैं, ये भी देख लीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में, जहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? सुंदरबन डेल्टा की आकृति देखिए, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा तो एक तो सुंदरबन है विश्व का, पश्चिम बंगाल में। दूसरा, इस डेल्टा की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर, कहाँ? नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो नदी जब समुद्र में जिस जगह समुद्र में अपना प्रवेश करती हैं, गिरती हैं, उसी जगह को मुहाना कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप अभी हम बता चुके हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। यह कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग की अब स्थिति समझिए। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसका आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए, ये भी एक प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला का नाम बताइए, तो वह अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जहां है आपको सेट करके बताया जा रहा है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी का कहाँ से उद्गम है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा से। ये पश्चिम की तरह बहने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, लगभग देश की सभी नदियां जो हैं पूरब या दक्षिण की तरफ बहती हैं। सिर्फ और भी दो एक नदी है, लेकिन मुख्य रूप से नर्मदा तथा तापी नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती हैं और ये जाकर अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो सह्याद्री पठार के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हम एक मैप से बना देते हैं थोड़ा हल्का सा। ये देखिए, ये भारत की स्थिति है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये क्षेत्र जो है आपका, ये पूर्वी घाट है, ये ढलान
ये पहाड़ों का एक ढलान ही है। और ये देखिए ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट हो गया, इसी को कह रहा है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट। चलिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये देखिए, आप यहां देख लीजिए, इसको समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं? अच्छे से इसको समझ लीजिए। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिसे पालिप कहा जाता है। आप एग्जाम में खूब पूछता है कि प्रवाल जो होते हैं वो क्या, ये समुद्र में तो प्रवाल पाए जाते हैं, लेकिन ये बनते किसके हैं? तो ये प्रवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं जंतुओं के कंकाल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रवाल जो है जंतुओं के कंकाल हैं और जिसे पालिप कहते हैं। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। पर यह चित्र जो है 6.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये देखिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रवाल द्वीप है। ये देखिए प्रवाल द्वीप। ये खूब प्रश्न पूछता है कि प्रवाल द्वीप एक तो पाए कहाँ जाते हैं? तो समुद्र में। और ये बनते किससे हैं? तो जंतुओं के कंकालों के ऊपर बनते हैं। समुद्र में के अंदर जंतु के कंकालों के ऊपर बनते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो पूर्व की नहीं पश्चिम की ओर, दो नर्मदा, तापी, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा भी हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा आप समझ चुके हैं कि डेल्टा का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, और ये जो है समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो सुंदरबन का डेल्टा है वो त्रिभुजाकार है, अभी पूर्व में बता चुके। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको बताया गया है। ये देखिए, भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। देखिए, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है किस पे है? तो वह प्रवाल द्वीप है। अंडमान, ये बड़ा अच्छा है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल द्वीप है, ठीक, और अरब सागर में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अब अंडमान निकोबार कहाँ है द्वीप समूह? तो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती को सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इस चीज को आप सुनामी का नाम सुनते होंगे तो जान लीजिए यार, ये सुनामी जो होती है एक विशाल सागर की तरंग होती है। और यह सागर में तरंग उत्पन्न कैसे होता है? तो यह समुद्र तल में जो भूकंप, समुद्र में जो भूकंप आता है उसी कारण से समुद्र में सुनामी आती है। ठीक है, आज इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लासेस का भूगोल आज समाप्त कर लिए और बड़े अच्छे से अध्ययन किए। आप इनको अच्छे से अध्ययन करिए, बार बार देखते रहिए, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में जीएस का प्रश्न यदि यहाँ से आए तो बनना ही बनना चाहिए। ठीक है,
इसमें छूटना नहीं चाहिए। और सी टेट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी टेट का तो प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, देखिए हम जिस तरह से पढ़ाए हैं आप समझ सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के। तो हिमालय के सबसे दक्षिण का जो भाग होता है शिवालिक होता है। हिमालय सबसे पहले शुरू होता है तो वह हिमाद्री या बृहत हिमालय, बीच में हिमालय होता है और सबसे दक्षिण में शिवालिक होता है। तो इस प्रश्न प्रकार से यदि आप अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सह्याद्री कौन किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से। पाक जल संधि के बारे में पूछा है तो भारत श्रीलंका है। इस प्रकार से देखिए सभी प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अरब सागर में तो लक्षद्वीप है समूह, देख रहे हैं। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। देखिए सब अच्छे से बन जाएगा, आप इसको सब बढ़िया से बना सकते हैं, अध्ययन अच्छे से कर लिए होंगे। तो ओके दोस्तों, तो आप जो है इसको अच्छे से विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब अगले नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जो है जैसे ही हमारा वीडियो आपको शाम को पड़ता है मिले आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ताकि अध्ययन अब तुरंत कर सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।